अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ो। बैटरी नहीं पड़ी हुई, बैटरी कोई नहीं पड़ी हुई कह रहा हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो में कैश से क्या मुराद है और कैश फ्लो में क्या क्या कवर होगा ये बताऊंगा बाद में। पहले ना बस वैसे ही कुछ मिसिंग फिगर्स फाइंड करने की प्रैक्टिस करा रहा हूं। यानी अभी इस वक्त जो करने लगे हैं वो अभी कैश फ्लो से लिंक ना करें, सिर्फ कुछ मिसिंग फिगर्स फाइंड करने की मेहनत कर लेते हैं। एक फाइल शेयर की होगी मैंने कैश फ्लो की कि नहीं ना यार। अच्छा, ये जो एफआर की नई वाली बुक है उसमें तो मुझे लगता है मैंने फॉर्मेट ऐड करवा दिया था, पुरानी में शायद ना हो। मैं फिर भी ना आपको शेयर कर लेता हूँ ग्रुप में। हाँ, ये ग्रुप में नहीं दिया मैंने। जी पहुंचा कोई कि नहीं? नहीं पहुंचा। अच्छा, जीटी में पहुंच गए हैं। मैं देखता हूँ शायद मैं जीबी में एडेड हूँ। मैं एडेड हूँ। अच्छा, फिर मैं कर देता हूँ। हाँ जी, पहुंच गया। और ये रिकॉर्डिंग वाले बच्चों के लिए मैंने इनको कोर्स में कैश फ्लो में रखा हुआ है। कैश फ्लो की मेरी ना वर्किंग्स की और उसके स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाया है मैंने। इसमें आप आइए पेज 6 पे, पेज 6 नोट्स में, पेज 6 डेटर्स के बारे में अब तक जितनी अकाउंटिंग पढ़ी, क्या क्या ट्रांजेक्शन पढ़ी हैं? डेटर्स को गुड्स बेचते हैं, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, और
डेटर से पैसे आते हैं, कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट, और बैड डेट होता है, प्रोविजन डेबिट, डेटर क्रेडिट। तो अगर डेटर का अकाउंट बनाए तो ये कुछ यही शक्ल है जो इस आखिरी पेज पे, ये जो नोट्स दिए आपको, जिनके पास नई वाली बुक है उसमें मुझे लगता है मैंने यही वाले फॉर्मेट दे दिए थे, शायद उसमें शामिल है 420। पुरानी में शायद कुछ कमियां थी, नई में मैंने ये दे दिए थे, तो इस वजह से मैंने ना फिर ये नोट शेयर कर दिया ग्रुप में। जिनके पास नई बुक है उसी में खोल ले बेशक, जिनके पास नहीं है तो मैंने ग्रुप में भेजे हैं नोट्स। नोट्स में से बता रहा हूं, पेज 6। रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स की एक वर्किंग बनाई हुई मैंने। इतनी मुश्किल क्यों लग रही है वर्किंग तक पहुंचने में? पहुंच गए। ये डेटर का टी अकाउंट बनाया मैंने, जस्ट डेटर का बीडीसीडी है, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो डेटर की डेबिट साइड पे सेल्स आ रही है। अभी मैंने जो टोटल लिखा हुआ है इसको फिलहाल छोड़े, सेल्स लिखा हुआ बस, और क्रेडिट साइड पे पैसे आ रहे हैं उससे, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, बैड डेट राइट ऑफ हो तो वो डेटर क्रेडिट हो रहा है। तो सादा सा डेटर का अकाउंट बनाया हुआ मैंने, और डेटर का अकाउंट अलग होता है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट अलग होता है। तो डेटर के अकाउंट में बीडीसीडी क्या आ रहा होगा, ग्रॉस डेटर्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करने के बाद वाली डेटर्स, ग्रॉस। ठीक है, इनमें से अगर आपको कुछ फिगर मिसिंग निकालनी हो तो ये वर्किंग से बैलेंस करके निकल आएगी। लिखें सवाल। debtors balance net of provision at start of year, debtors balance net of provision at start of year, 67500 67500, और एंड ऑफ ईयर यानी यही वाली बात का एंड ऑफ ईयर 81,000 bad debts written off during the year, bad debts written off during the year bad debts written off during the year 4,500, 4,500 4500, और टोटल सेल्स फॉर द ईयर 640,000, इसके साथ ब्रैकेट में लिखिए 25% कैश 75% क्रेडिट, 75% क्रेडिट रिक्वायर्ड है आपसे। नहीं, एक जुमला और लिख लें, एक पॉइंट और लिख लें। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेंटेन्ड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज मेंटेन्ड एट 10% ऑफ डेटर्स, 10% ऑफ डेटर्स। चलिए, अब रिक्वायर्ड है टोटल कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स ड्यूरिंग द ईयर। टोटल कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स ड्यूरिंग द ईयर। हाँ, 28 मार्च बस। नहीं देखा, कुछ है गड़बड़ इसमें, ठीक नहीं है, मुझे शोर शोर सा लग रहा है।
हाँ जी। अच्छा, वैसे तो मैंने वर्किंग डायरेक्टली बनाई हुई है पीछे, लेकिन अभी अगर कोई ऐसे भी कर रहा है, डेटर्स डेटर्स के अकाउंट में बीडी 67500 10% माइनस करने के बाद है, तो इसको जब 90% से क्रॉस करें तो 75,000। सीडी ये भी जो 81 है, ये 10% के बाद है तो 90। अच्छा, डेटर है तो सेल्स कौन सी आएंगी? क्रेडिट सेल्स फॉर 80,000, और बैड डेट जो राइट ऑफ हुआ 4500, और इसको बैलेंस करें 460500। लेकिन मैंने ना रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स नहीं पूछा था, मैंने रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स पूछा था। तो कैश सेल्स वाले भी तो कस्टमर्स ही हैं। कैश सेल्स कितनी? 640 का 25%। रेहान, इधर से देखो, शायद आपने जो बढ़ाया था उसको कम करना हो। तो अभी भी हो रहा है। जी, कैश सेल्स वाले भी कस्टमर्स ही है ना, तो टोटल कस्टमर से कितने पैसे मिल गए? 620500। ये है कैश फ्रॉम कस्टमर्स। अच्छा, क्योंकि है तो वर्किंग ही, तो जबरदस्ती लाजमी तो नहीं कि डेटर का ही अकाउंट बनाए। तो अगर हम एक काम ये करें कि इसमें सेल्स की जगह, क्रेडिट सेल्स की जगह टोटल सेल्स ही लिख लें और अब बैलेंस करें तो ये 620 आ जाएगा। तो इसलिए मैंने देखिए इसमें लिख दिया टोटल सेल्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, कैश फ्लो का मतलब क्या है, ये बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको ना सिर्फ वर्किंग्स में कुछ मिसिंग फिगर्स निकालने का बस प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो कस्टमर से अगर कैसा कितना पैसा मिला ये कैलकुलेट करना हो तो ये उसकी एक सवाल की प्रैक्टिस। तो अगर हम डेटर, बेशक डेटर ही कहते हैं उसको, टोटल सेल्स रख देंगे तो कस्टमर्स का टोटल कैश आ जाएगा। ये क्यों चाहिए था, बात की बात है। अभी बस छोटे छोटे सवाल करा रहा हूं सिर्फ इसलिए कि आप मिसिंग फिगर फाइंड कर सकें बस। तो अगर आप 480 की जगह लिखिए 440 640 देंगे तो आंसर फिर यहां 620 आ जाएगा। फिर ये वाला काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इससे अगली वर्किंग देखें। क्रेडिटर्स का अकाउंट बना हुआ है। क्रेडिटर के साथ जो ट्रांजेक्शन आज तक जिंदगी में पड़ी, चीजें खरीद रहे होते हैं, परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, तो क्रेडिटर में क्रेडिट साइड पे आ गया, और जब पैसे दे रहे होते हैं क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा, इसी तरह से अगर बिल्कुल सादा सादा सा इन्वेंट्री की ट्रांजेक्शन देखें तो इन्वेंट्री खरीद रहे होंगे या बेच रहे होंगे, तो अगर खरीद रहे हैं तो ये इन्वेंट्री डेबिट, और उधार पे खरीद रहे हैं तो अगर इसको परपेचुअल की नजर से देख लें, ताकि मैं वर्किंग आपको जो बता रहा हूँ वो वर्किंग समझ आए। कॉस्ट ऑफ सेल आप जो बात कर रहा हूँ पीरियोडिक से भी बिल्कुल ठीक हो सकती है, लेकिन मैं अभी इसको सिर्फ एक परपेचुअल से सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब गुड्स खरीदी होंगी इन्वेंट्री डेबिट, उधार पे खरीदी है क्रेडिटर क्रेडिट, और वो जब गुड्स बेच देंगे तो एक तो सेल की एंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल की क्या एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। तो ये इन्वेंट्री का अकाउंट देखिए, ओपनिंग स्टॉक आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, खरीदा है तो इन्वेंट्री डेबिट हो रही है, बेचा है तो इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही है। और ये जो इन्वेंट्री डेबिट हो रही है परचेज करने से, इसी के साथ तार जोड़ लें, यही है ऊपर जो क्रेडिटर में क्रेडिट साइड पे परचेज लिखी हुई मैंने, क्रेडिटर में इसी से ऊपर क्रेडिटर में जो परचेज लिखा हुआ वो यही वाली फिगर है, यानी ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ये दोनों कनेक्टेड है आपस में। इसके साथ जो मैंने नोट लिखा हुआ है वो कैश फ्लो पढ़ाते हुए समझाऊंगा, अभी फिलहाल इस नोट को रहने देते हैं। ये जो मैंने दोनों के साथ नोट लिखा हुआ है, अब ये इस नोट के बगैर सादी सी प्रैक्टिस, सवाल लिखें। balances at start of year, balances at start of year, inventory 45,000 creditors 72,000,
और balances at end of year, balances at end of year, stock 54,000 और creditors 57,000 57. Total sales for the year, total sales for the year, total sales for the year 8,800,000. और इस टोटल सेल्स के साथ ब्रैकेट में लिखिए 25% कैश और 75% क्रेडिट. 25% कैश है, 75% क्रेडिट है. कैश सेल्स आर मेड, कैश सेल्स आर मेड at 20% margin and credit sales are made at 30% margin, profit margin यानी gross profit margin. कैश सेल्स पे 20% प्रॉफिट मार्जिन होता है और क्रेडिट सेल्स पे 30% प्रॉफिट मार्जिन होता है. रिक्वायर्ड है आपसे पेमेंट टू सप्लायर्स फॉर द ईयर, पेमेंट टू सप्लायर्स फॉर द ईयर, यानी ड्यूरिंग द ईयर सप्लायर्स को हमने टोटल कितने पैसे दिए हैं. पता नहीं, देखता. क्लोजिंग पता नहीं 57 थे. हाँ, हाँ जी. ओपनिंग 45,000, क्लोजिंग 54,000. कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो कैश सेल्स थी 8 लाख में से यानी 2 लाख, इनके ऊपर 20% मार्जिन था और जो क्रेडिट सेल्स थी यानी 6 लाख, इनके ऊपर 30% मार्जिन था. तो कॉस्ट ऑफ सेल बन गई 589,000 और इसको बैलेंस करिए तो आ जाएंगी परचेज 9 है
ये नहीं आता 589 और क्रेडिटर्स में बीडी 72,000 और सीडी 50। ये परचेजेस आ गई यहाँ 589 और क्रेडिटर का 60,400। और ये अगर किसी को लग रहा है कैसे पता परपेचुअल नहीं है, परपेचुअल दफा करें ना बनाए रेंटली अकाउंट, वैसे ही देख लें कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। तो ये निकालना है, ये दिया है, ये दिया है, ये फाइन करें परचेजेस निकलेगी, वो परचेजेस यहां रखेंगे तो पेमेंट निकल आएगी। चलें इससे अगली वर्किंग देखें। अभी कैश फ्लो मैंने कुछ नहीं बताया क्या है, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको अवेलेबल डाटा से मिसिंग फिगर्स निकलवा रहा हूं बस। इससे अगली वर्किंग देखिए, ये मैंने ना वही एक्सपेंसेस का फॉर्मेट बनाया हुआ है जो एनपीओ के सवालों में भी यूज करते रहे, ओपनिंग प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड, पेमेंट्स, एक्सपेंसेस, ओपनिंग अक्रूवल, वही वाला बनाया हुआ है। इसके नीचे मैंने जो नोट्स लिखे हैं वो बाद में पढ़ाऊंगा कैश फ्लो के हवाले से, अभी बस इसकी एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। लिखें सवाल, बैलेंसेज एट स्टार्ट ऑफ ईयर। इसने बताइए कुछ पूछना है? बैलेंसेज एट स्टार्ट ऑफ ईयर, balances at start of year. Prepaid expenses, 140,000, 1,40,000 और accrued expenses 62,000, 62,000। फिर लिखिए बैलेंसेज एट एंड ऑफ ईयर, प्रीपेड एक्सपेंसेस 94,000 और एक्रूड एक्सपेंसेस 73,000। Total expenses for the year. Total expenses for the year. यानी सेलिंग, एडमिन सब। टोटल एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 850,000, 8,50,000। Total expenses include depreciation 60,000, 60,000 and bad debt expense 12,000। आपसे रिक्वायर्ड है टोटल पेमेंट्स फॉर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर, यानी एक्सपेंसेस के लिए जी पूछ रहे, अच्छा आंसर बताएं, पता नहीं देखता। टोटल पेमेंट्स फॉर एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, इन एक्सपेंसेस के लिए टोटल पैसे ड्यूरिंग द ईयर कितने दिए। हाँ जी, ओपनिंग प्रीपेड 140, ओपनिंग एक्रूड 62,000, क्लोजिंग एक्रूड 73, क्लोजिंग प्रीपेड 94। पेमेंट साइड पे और एक्सपेंसेस साइड पे, यहां पर हमने जितने भी लिख दिए वो बैलेंसिंग फिगर यहां पेमेंट में आएगी, तो वो एक्सपेंसेस यहां नहीं लिखने चाहिए जो पे ही नहीं होते।
तो आपको जो मैंने टोटल एक्सपेंसेस दिए थे कितने, 850, इसमें से डेप्रिसिएशन भी निकाल दें और बैड डेट भी निकाल दें, 7 तो कैश निकल आएगा 72। हाँ जी, सब सारे ओके। अच्छा, अब आए इनमें जिन्होंने नोट्स खोले हुए हैं वो दूसरे पेज पे आए, और जो बुक में छपा हुआ देख रहे हैं ये फॉर्मेट जहां से मैंने शुरू किए हैं कुछ 4-5 पेजेस पीछे, उनमें वर्किंग वन पे आए, पीबीटी जिसको मैंने कहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पहुंचे। इसमें मैंने देखिए रिटेन अर्निंग्स बनाई है। अगर आपको ये टी अकाउंट फॉर्मेट में अजीब लग रही है तो कोई बात नहीं, आप सोसी में जो रिटेन अर्निंग का कॉलम बनाते थे वो याद रख लें। रिटेन अर्निंग का जो कॉलम था ये मैंने वही बस सिर्फ टी अकाउंट की शक्ल में बनाया। देखिए जरा इसकी शक्ल रिटेन अर्निंग की, अगर नोट्स देख रहे हैं तो दूसरे पेज पे है वर्किंग वन। ये रिटेन अर्निंग का कॉलम देखिए बेटे, ये वही सोसी वाला ही बनाया है मैंने। ओपनिंग उसमें फिर डिविडेंड लेस होता है तो मैंने यहाँ डेबिट साइड पे लिखा हुआ है दोनों, बोनस कैश दोनों। फिर जो पैट है वो ऐड होता है तो क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। सरप्लस से रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर हो रहा होता है तो वो क्रेडिट लिखा हुआ है। रिटेन अर्निंग से जनरल रिजर्व को जा रहा होता है तो डेबिट लिखा हुआ है। वही सारी चीजें लिखी हुई है। और इसके नीचे मैंने एक लाइन लिखी हुई है कि अगर पैट से पीबीटी तक आना हो तो पैट में टैक्स एक्सपेंस ऐड बैक कर दें। क्यों ऐड बैक कर दें? क्योंकि पीबीटी में से टैक्स माइनस हुआ था तो पैट बना होगा। अच्छा, रिटेन अर्निंग में पैट जाता है कि पीबीटी? पैट, इसीलिए रिटेन अर्निंग्स में मैंने पैट लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद आइए आप वर्किंग 10 पे, वर्किंग 10 टैक्स। आपसे टैक्स की कैलकुलेशन टेस्ट नहीं होगी, वो एफआर 2 में है। आपको सिर्फ ये पेएबल और एडवांस और सिर्फ ये वर्किंग की हद तक जरूर इस्तेमाल करना पड़ सकता है। गवर्नमेंट को अगर हमने कुछ पैसे एडवांस दे दिए हमें तो वो देखिए इसमें एडवांस टैक्स। अच्छा, ये टैक्स का जो आपको टी अकाउंट बनाया हुआ नजर आ रहा है ना, ये भी उसी पैटर्न पे ही बना हुआ है। ओपनिंग प्रीपेड, ओपनिंग पेएबल, पेमेंट एक्सपेंस, ये उसी पैटर्न पे वही 6 चीजें लिखी हुई है। जैसे ओपनिंग प्रीपेड होता है तो वही मैंने यहाँ पर ओपनिंग एडवांस लिखा हुआ है। पेएबल है क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। टैक्स एक्सपेंस, टैक्स पेड, ये उसी पैटर्न पे बना हुआ अकाउंट है। तो ये टैक्स की मुख्तलिफ चीजें हैं, आपको ये गिवन होंगी, कैलकुलेशन आपके लेवल पे नहीं है, वो एफआर 2 में है। तो टैक्स पेएबल का बीडीसीडी और एडवांस टैक्स का बीडीसीडी, और जो टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर है जो इनकम स्टेटमेंट में आएगा वो इसमें क्रेडिट साइड पे, और जो हमने टैक्स पे किया होगा वो डेबिट साइड पे। तो ये जो टैक्स की वर्किंग 10 देख रहे हैं आप, ये इसी पैटर्न पे बनी हुई, यही वाला टैक्स एक्सपेंस ये, और टैक्स पेड। पीबीटी में से क्या माइनस होना है? टैक्स एक्सपेंस। लिखिए सवाल, बैलेंसेस एट स्टार्ट ऑफ ईयर, बैलेंसेस एट स्टार्ट ऑफ ईयर। इस सारी मेहनत का कैश फ्लो से अभी मैंने कोई ताल्लुक नहीं जोड़ा, पहले ये सारी प्रैक्टिस कर लें, फिर बताता हूं कि कैश फ्लो क्या है। और जब कैश फ्लो का सवाल कराने लगूंगा तो सवाल कराने से पहले बताऊंगा कि इसमें वही वर्किंग करनी होती है जो पहले कर रहे थे। ये जो मैं आपको सारा कुछ बता रहा हूं ना, ये कैश फ्लो के सवाल की वर्किंग की प्रैक्टिस करा रहा हूं बस। बैलेंसेस एट स्टार्ट ऑफ ईयर, रिटेन अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स 360,000, 360,000। अच्छा ठहरे, हाँ एक चीज और देख रहे हैं आप, आइए वर्किंग 2 पे। वर्किंग 2, ये सोसी पढ़ाते हुए मैंने आपको डिविडेंड की काउंटिंग बताई थी। जब डिविडेंड, कैश डिविडेंड जब डिक्लेयर होता है तो रिटेन अर्निंग्स डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, और जब पे होता है तो ये वर्किंग 2 देखिए मैंने वही बनाया है। डिविडेंड पेएबल का बीडीसीडी, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो रिटेन अर्निंग्स डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, ये वही फिगर है जो मैंने इससे ऊपर रिटेन अर्निंग में डेबिट साइड पे लिखी हुई है जी। और जब डिविडेंड पे हो रहा है तो वो डिविडेंड पेएबल में डेबिट साइड पे। देख रहे हैं ना, जाग रहे हैं? चलिए अब सवाल पे वापस। बैलेंसेस एट स्टार्ट ऑफ ईयर बता रहा हूं। रिटेन अर्निंग्स, अच्छा लिखवा दी 360,000, और एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स 14,000, 14,000। टैक्स पेएबल, टैक्स पेएबल 32,000, और डिविडेंड पेएबल 15,000, 15,000। बैलेंसेस एट एंड ऑफ ईयर, पता नहीं यार भूल गया कितना, 15,000, 15,000। बैलेंसेस एट एंड ऑफ ईयर, रिटेन अर्निंग्स का 11 लाख, 1.1 मिलियन। एडवांस टैक्स
रिटेन अर्निंग मैंने बताया 1.1 मिलियन, 11 लाख। एडवांस टैक्स 0, कोई नहीं है। टैक्स पेएबल 27,000, 27,000। और डिविडेंड पेएबल 28,000, 28,000। चलिए, ये हो गया ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। टोटल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, टोटल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 50,000, 50,000। टोटल टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, टोटल टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 75,000, 75,000। ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग्स ड्यूरिंग द ईयर, रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग्स को जो ट्रांसफर हुआ है 30,000, 30,000। रिक्वायर्ड है आपसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर। हाँ जी, चलें देख लेते हैं। अच्छा, क्योंकि पीबीटी निकालना है तो रिटेन अर्निंग्स दी हुई है, क्या हिंट है रिटेन अर्निंग से पीबीटी तक कैसे पहुंचे?
पैट निकलेगा। तो पैट निकालने के लिए पीबीटी तो टैक्स भी चाहिए, तो हमें रिटेन अर्निंग्स और साथ ये टैक्स और रिटेन अर्निंग्स में डिविडेंड पेड आएगा या डिक्लेयर्ड, तो उसके लिए डिविडेंड पेएबल, ये तीनों चला रहा हूं मैं। डिविडेंड पेएबल का बीडी, डिविडेंड पेएबल का 15,000, सीडी 28,000 और डिविडेंड पेड 50। तो इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ होगा 63,000, ये हुआ होगा डिक्लेयर, जो कि रिटेन अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट हुआ होगा। इधर रिटेन अर्निंग का बीडी 360 और सीडी 11 लाख। फिर इसके अंदर ट्रांसफर हुआ है सरप्लस से 30,000, यहां से निकलेगा पैट 773, लेकिन हमें पैट नहीं, हमें पीबीटी चाहिए, उसके लिए टैक्स एक्सपेंस चाहिए होगा। बीडी टैक्स पेएबल का बीडी 32,000, एडवांस टैक्स का बीडी 14,000, टैक्स पेएबल का सीडी 27 और कैश टैक्स पेड, तो यहां से टैक्स एक्सपेंस निकल आएगा 84,000 और ये टैक्स एक्सपेंस पैट में ऐड बैक करेंगे तो पीबीटी बन जाएगा 857,000। हाँ जी, सबसे डन, किसी को कोई मसला नहीं। देखो आसान सा कैश फ्लो। वाह, अच्छा अब देखें, कर लें इसको नोट कर लें। है जी, समझ गई ब्रेक, अरे अभी तो शुरू किया है। वर्किंग 3 देखें, ये तो आपके बचपन जवानी की यादें हैं सारी। वर्किंग 3 सारी देख लें, मैं क्या इसकी सवाल की प्रैक्टिस कर रहा हूं आपको, तो ये तो मुझे खुद ही शर्म आ रही है आपको सवाल देते हुए इसका। ये जरा वर्किंग 3 सारी देख लें, ये सब वही है जो आपने बचपन जवानी में सब पढ़ा है, वही सारी चीजें मैंने मैक्सिमम इकट्ठे करके लिखी हैं। इसमें एक थोड़ी डिफरेंट एंगल नजर आएगा एडिशन में आपको। एडिशन मैंने 2 तोड़ दी। हाँ जी, कैश नॉन कैश, ये क्या मामला हो गया एनपीओ वाला? अरे हम वापस कंप्लीट, एनपीओ खत्म हो गया है, अब डोनेशन कुछ नहीं होगा, एनपीओ खत्म है, ये कैश में डोनेशन नहीं है, ये अपने पैसों से खरीदा बेचना है सब। तो ये मैंने एडिशन कैश नॉन कैश सिर्फ ये लिखा हुआ है कि नॉन कैश आप समझ लें उधार पे खरीदा है या एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, तो पैसे नहीं दिए, उसको मैंने नॉन कैश कहा है। ये अलग इसलिए कहा है क्योंकि हम कैश फ्लो पढ़ रहे हैं, तो हमने कैश फ्लो के अंदर कैश इनफ्लो आउटफ्लो ही यूज करना होगा, तो वो हमें वर्किंग से निकालना पड़ सकता है, ये उसकी प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं। और इसके अलावा इसमें कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वाली बात पे कोई इतराज, ये डेबिट साइड पे क्यों आ रहा है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस था, वो कंप्लीट हुआ होगा तो वहां से क्रेडिट होकर यहाँ पीपी में डेबिट आया होगा। तो वर्किंग 3 सारी देख लें, ये सब वही पुरानी पढ़ी हुई चीजें मैंने सिर्फ कंबाइन करके लिखी हैं। और उसके बाद वर्किंग नंबर 11 देख लें, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। वर्किंग 11 की शक्ल देख लें। जी वर्किंग 3 और वर्किंग 11, चलें सवाल लिखें, सवाल लिखें। बैलेंसेज एट स्टार्ट ऑफ ईयर, बैलेंसेज एट स्टार्ट ऑफ ईयर।
पीपीई, पीपीई नेट बुक वैल्यू 1.24 मिलियन, 1240000, 12,40,000। और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 130,000। balances at start of year, at end of year, balances at end of year, PP 2690, 2690। मैंने बीडी क्या बताया था? हाँ, और आगे 000 भी है, 2690 000। और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कुछ भी नहीं, जीरो। ओपनिंग बैलेंस दोबारा बता रहा हूँ, 12,40,000 यानी 1240000 पीपीई का है, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का 130,000 है। 130 बताया था। और क्लोजिंग बैलेंस पीपीई का 2690 है, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का 0 है। टोटल एक्सपेंडिचर जी, तो 0 है ना? नहीं, आप कह रहे हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का बीडी नहीं हो सकता? तो मैंने 0 बोला है ना, मैंने सीडी 0 कहा है ना। आप पूछ रही हैं कि सीडी हो नहीं सकता, तो बीडी कैसे आ गया? फिर सीडी था तो बीडी आया ना। अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है तो उसको कंस्ट्रक्ट होने में 2-4 साल लग सकते हैं ना, तब तक वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, और वो बीडी सीडी चलता रहेगा। मैंने अभी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिखाए हैं, उसके बाद लिखिए टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द ईयर, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द ईयर। ये वही कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के ऊपर जो मजीद हुआ, 220,000, 2,20,000। बस सस्ते में हो गए। चलो ऐसी बाथरूम बनवा रहे थे, चलो। और उसके बाद लिखिए टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 360,000, 360,000, 3,60,000। ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर a machine costing 3 lakh was sold for at a profit of, was sold at a profit of 25,000, 25,000। कॉस्ट 3 लाख थी जी। this machine was 40% depreciated, 40% depreciated at the time of disposal, यानी जब ये बिकी 40% तक डेप्रिशिएट हो चुकी हुई थी। थर्टी परसेंट of PPE purchased during the year is still payable, यानी जितने के पीपी खरीदे हैं ना साल में, उसमें से, उन पैसों में से 30% अभी पेएबल है। और मैंने आपको ये पीपी का जो बैलेंस बताया, ये कहा है ना नेट बुक वैल्यू, हाँ ये नेट बुक वैल्यू है। आपसे रिक्वायर्ड है 2 चीजें, कैश पेड फॉर परचेज ऑफ पीपीई, कैश पेड फॉर परचेज ऑफ पीपीई, और कैश फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपीई। ये 2 फिगर्स बता दें, पीपीई खरीदने पे जो कैश दिया और पीपीई बेचने पे जो कैश मिला, ये 2 फिगर्स पूछिए आपसे, बताइए कितना? दिवाली समझ आई 2। अच्छा चले ठीक, परचेज भी बता दें।
पता है, देखता हूँ, बनाता हूँ। हाँ जी, 11, अच्छा मैंने तो कुछ और सोच के बनाया था। 205 तो ठीक है, लेकिन एडिशन नहीं ठीक लग रही है। 1148, चले देखता हूँ। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बीडी था 130 और सीडी है नहीं, और इस पे जो मजीद एक्सपेंडिचर हुआ 220, तो कंप्लीट हो गया होगा फिर, और ये जहां से उधर पीपी में चला गया होगा 350, पीपी का बीडी 1240, डेप्रिसिएशन 360, डिस्पोजल 180, क्योंकि जो मशीनरी बिकी वो 300 कॉस्ट वाली थी और 40% डेप्रिशिएटेड थी, यानी 60% उसकी बुक वैल्यू बची हुई थी। और उसके अलावा अच्छा, मैंने वो सीडी आपको गलत बता दिया। अच्छा ठीक है, मैंने टोटल बोल दिया था। ओके। और इसमें क्या है, सीडी कितना 2690, और यहां से हमें यहां मिलेगी एडिशन कितनी 1640, लेकिन इसमें से अभी हमने जो कैश दिया हुआ है वो 70% का दिया हुआ है 148, ठीक। और ये जो 180 बुक वैल्यू वाला 25 प्रॉफिट पे बिका, यानी इतने पे बिका। हाँ जी, यहां तक कोई मुश्किल परेशानी, चले 108 बात करते हैं। ठीक आते बस, अल्लाह।